सरकार को इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख कर देनी चाहिए। पेट्रोल का रेट 80 रुपीस 40 के करीब पहुंच गया है, विच इज द हाईएस्ट इन आवर कैरियर। हॉस्पिटल बिल में 50% का कंसेशन मिलना चाहिए कि युवा पीढ़ी के लिए वित्त मंत्री कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दें और टैक्स स्लैब एटलीस्ट 3 लाख रुपए कर दें और महिलाओं के लिए वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा छूट्स दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो GST है इस समय 12% है, उसे 5% किया गया है। हाउसिंग लोन पे जब ब्याज की छूट मिलती थी हमें, तो मैं चाहता हूँ कि इसे 2 लाख से बढ़ा के 3-4 लाख कर दिया जाए। हमने एजुकेशन में जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। किसी को सस्ता घर चाहिए, किसी को सस्ती गाड़ी चाहिए, किसी को टैक्स में रियायत, तो किसी को शॉपिंग में सहूलियत। बजट का मौसम आते ही उम्मीदों के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। आज हम बताएंगे कि ये मौसम आपके लिए पतझड़ होगा या बसंत। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया हलवा पकाने से शुरू होती है, शायद ये बताने के लिए कि ये हलवा पकाना जितना आसान नहीं है। इतने विशाल देश की आवश्यकताएं इतनी विस्तृत हैं, आकांक्षाएं इतनी अलग अलग हैं कि एक का भला हो तो दूसरे के नुकसान का खतरा रहता है। इस वजह से हमारे किसानों को तो कोई उम्मीद नहीं है। हमारे किसानों को ना कोई उम्मीद अभी तक रही है और ये झूठे वादे हैं 1 लाख रुपया मैं माफ़ करूंगा, हमारे यूपी में कोई माफ़ नहीं हुआ है। हमारे किसानों के जो खातों में भी पहुंचे बैंकों में वो भी वापस हो गए हैं। तो हमको मोदी जी से कोई विश्वास नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है हर चीज़ में, और लागत ही नहीं निकल रही खेती की, बार फसलें पिट रही हैं। और करीब पिछले 5 सालों से दोनों फसलें पिट रही हैं। हर साल खाद की कीमत बढ़ती जा रही है, डीजल बढ़ रहा है, गेहूं और उसके भाव जो है जो 10 साल पहले थे उसके मुकाबले में 2-5% ही बढ़े। हर एक चीज़ में भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ भी अभी सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, 100 रुपये किलो, मतलब इतना भाव है उनका। दालें वगैरह महंगी हो गई हैं। चावल अभी पहले गए साल मतलब 50 थे, अभी 100 हो गए। तो अभी ये सब हमको तो भरना पड़ता है, तो थोड़ा ऐसा होता है कि बजट के हिसाब से थोड़ा कम भरे। पहले अंतरिम बजट के बाद से वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह 5वां बजट होगा और 2019 के आम चुनावों से पहले अंतिम फुल बजट। लिहाजा फायदे की उम्मीद लगाना गलत नहीं है। आज हम श्वेत पत्र में आपको बताएंगे कि इस बजट में क्या इनकम टैक्स में बदलाव होगा, क्या आपके घर का सपना इस साल पूरा होगा, क्या पेट्रोल डीजल के दाम पर अंकुश लगेगा, क्या महंगाई पर लगेगी लगाम, किसानों के लिए कैसा होगा बजट। कुछ दाम कम हो सकते हैं हर चीज के। पेट्रोल प्राइस आजकल जैसे हाइक हो रहे हैं, उसमें कंट्रोल लाएंगे थोड़ी सैलरी पर्सन जो हैं उनके कुछ सैलरीज बढ़ेंगे, इनकम टैक्स में थोड़ी रियायत मिलेगी। भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। तब भारत गुलाम था और भारतीयों को इन मुद्दे पर बोलने की इजाजत ही नहीं थी। बाकी व्यवस्था की तरह बजट के मामले में भी हम ब्रिटिश मॉडल ही उसके बाद से फॉलो करते रहे हैं। हमारा बजट बेहद गोपनीय रहता है। इसके पीछे भी ब्रिटेन से जुड़ी एक कहानी। 1947 में ब्रिटिश वित्त मंत्री ह्यू डाल्टन ने बजट स्पीच से पहले ही एक पत्रकार को कुछ प्रावधानों की जानकारी दे दी। वही बातें अखबार में छप गईं। जब बजट आया तो देखा सब हूबहू था। खूब शोर मचा कि मंत्री ने तो बजट लीक कर दिया। जब आजाद भारत का पहला बजट R.K. षणमुगम ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया तो डाल्टन विवाद देखते हुए गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा। तब से एक परंपरा बन गई कि हलवा समारोह के बाद बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी कर्मचारियों को मंत्रालय में ही रोका जाता है। बहरहाल पहले बजट में केवल अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था, पर कर लगाना तो जरूरी था। धीरे धीरे टैक्स का जाल फैलता गया और आज स्थिति ये है कि हर व्यक्ति बजट से पहले टैक्स रियायत की उम्मीद लगाता है। उम्मीद इस बार भी है। कारण ये कि चुनाव से पहले अंतिम फुल बजट के लोक लुभावन होने की गुंजाइश है। प्राइवेट में वैसे ही पेंशन कुछ मिलती नहीं है। जो फैमिली पेंशन है वो तो जस्ट पीनट्स है, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। तो जो भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं और जो भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब
टैक्सेबल हो जाता है, बाद में TDS कट जाता है। हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है हेल्थ केयर, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमें कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता। वित्त मंत्री जी से सिर्फ ये गुजारिश है कि इनकम टैक्स लिमिट जो है इस बार 5 लाख जरूर करनी चाहिए। 5 लाख से ऊपर पे जो है टैक्स लें चलेगा। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस साल इनकम टैक्स में कम से कम 3 लाख रुपए की छूट लोगों को मिलनी चाहिए। मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपए की है। एक तो आम आदमी के लिए जो करेंट टैक्स स्लैब है, जो 2.5 लाख तक हमें टैक्स देना नहीं पड़ता है, ये अभी सभी लोग का एक्सपेक्टेशन है, रिकमेंडेशन है कि वो 3 लाख तक हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे मिनिमम 50,000 का लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर उसको 4 लाख तक लेके जाए तो लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। 3 लाख की सैलरी में हमें अपना सेविंग के लिए भी कुछ पैसा चाहिए होता है, एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पज एंड फ्यूचर के लिए हमें सेविंग करनी होती है। तो एटलीस्ट 3 लाख रुपए छूट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा हुआ तो करीब 75 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, जिनकी तनख्वाह 7वें वेतन आयोग के बाद बढ़ गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के लिए 3 प्रस्तावों पर सोच विचार चल रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने अर्थशास्त्रियों और टैक्स जानकारों से विमर्श के बाद ये प्रस्ताव तैयार किए हैं, लेकिन इस पर अंतिम फैसला पीएमओ के साथ मीटिंग के बाद ही किया जाएगा। एक टैक्सेबल इनकम का स्लैब 3 लाख से स्टार्ट किया जाए। 2 नंबर 80C का जो बेनिफिट 1.5 लाख है उसको 2 लाख किया जाए। 3 नंबर जो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, मेडिकल एक्सपेंस 15,000 का लिमिट बढ़ाया जाए और हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम का लिमिट भी बढ़ाया जाए। और जो स्लैब्स है वो 3 से 10 लाख का जो एक स्लैब बना के उसका टैक्स रेट बहुत ही कम रखा जाए और धीरे धीरे टैक्स रेट बढ़ाया जाए। यही आम आदमी का एक्सपेक्टेशन रहेगा इस बार का बजट से। उम्मीद तो बहुत है, देखिए क्या होता है। फ्यूल कम होना चाहिए, फिर गैस और जो रेगुलर जो घर की चीज़ें हैं वो सब बहुत ही कम दामों में मिलनी चाहिए, जैसे राशन है वो, या फल सब्जी फ्रूट्स वगैरह। इन सभी चीज़ों में बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं सबके। उम्मीद तो बहुत सारे हैं, पिछले कई सालों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। अब वो बस यही आशा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें थोड़ा ध्यान दे। और हमारे देश में आम आदमी की जनता बहुत है, तो उसमें अगर एक आम आदमी के रूप से देखे और हमारी तरफ सोचे तो आशाएं हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो जनता की जो डेली कमोडिटीज़ जो है इसकी प्राइस के ऊपर चेक हो जाए तो वही काफ़ी है। हमारी जनता जो है इससे काफ़ी है और कुछ नहीं है। और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको ठीक होना चाहिए। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के अनुसार इससे सरकार पर 7,500 करोड़ का भार बढ़ेगा, लेकिन लोगों की खर्च करने की शक्ति भी बढ़ेगी, लिहाजा सबका फायदा। SBI की रिपोर्ट में बैंक डिपॉजिट के जरिए बचत को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। तो क्या एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर होगा। 2014 में अपने पहले ही बजट में जेटली ने टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया था। 2015 में टैक्स दर या स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में कई छूट लागू किए गए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती की सीमा 15 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। नौकरी पेशाओं के ट्रांसपोर्ट अलाउंस को दोगुना कर दिया गया और 1 करोड़ सालाना से अधिक कमाने वाले सुपर रिच के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज 10 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 2016 में फिर मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सुपर रिच पर सरचार्ज 12 से 15% कर दिया। पिछले साल के बजट में 2.5 से 5 लाख कमाने वालों पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया। हालांकि 50 लाख से 1 करोड़ के सालाना आय वालों पर 10% का नया सरचार्ज लगा दिया गया। भले ही मध्यम वर्ग को इसका फायदा हुआ, लेकिन जानकारों के अनुसार जिस चीज की भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है वो है टैक्स स्लैब में बदलाव। टैक्स रेट और टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करना। वो चाहते हैं कि 3 लाख जो है, 3 लाख से 10 लाख तक टैक्स का रेट सिर्फ 5% हो जाना चाहिए। 10 लाख से 20 लाख वो 10%
और 20 लाख से ऊपर जो है, जहाँ पे लोगों का इनकम अच्छा है, वहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो 20 रखे, 25 रखे या करंट स्लैब 30 रखे, वहाँ पे रखना चाहिए। वित्तीय परामर्श सेवा कंपनी EY ने बजट पूर्व एक सर्वेक्षण किया है। इसके अनुसार इस बार सरकार आयकर का दायरा बढ़ाकर आम लोगों को राहत दे सकती है। इसके साथ ही वही टैक्स दरों में कटौती करके भी इस राहत को दोगुना कर सकती है। जनवरी में हुए इस सर्वेक्षण में 150 से भी ज्यादा वित्त अधिकारियों, कर प्रमुखों और वरिष्ठ प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। इन लोगों में से 69% की राय है कि कर छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। लोगों का तर्क है कि कर छूट की सीमा बढ़ने से आम आदमी के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बच पाएंगे। वहीं 59% का विचार था कि अलग अलग प्रकार की अब अप्रासंगिक हो चुकी कटौतियों की जगह एक ही मानक कटौती रखी जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। वैसे तो जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, आयकर को पूरी तरह खत्म होने की थ्योरी पर भी खूब चर्चा की गई। 2016 में नोटबंदी जैसे मजबूत कदम के उठने के बाद इनकम टैक्स से जुड़े इस क्रांतिकारी परिवर्तन की फिर उम्मीदें बनी, क्योंकि कई देशों में ऐसा सिस्टम मौजूद है। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है। स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा। It's a harassment. So I'm trying to enthuse the middle class and I'm saying it for that purpose. हालांकि सिद्धांतों में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में ये केवल सपना ही है। पर सरकार की ओर से अपने अंतिम फुल बजट में नौकरी पेशा कुछ रियायत की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। बजट आने में मैं तो एक ही बात कहूंगा अपनी भारत सरकार से कि कम से कम जो काम अभी रुके हुए हैं, लगता है पब्लिक को कि अभी हमारे काम नहीं चल पा रहे हैं, हमारे काम नहीं, बिजनेस खुल पा रहे हैं, तो देश के लिए कम से कम प्रधानमंत्री जी सोचें कि जो वित्त मंत्री हैं कि हमारा जो बजट है उसमें हम और सहूलियतें दे सकें। कि मोदी जी ने जिस तरह से अब तक देश का नाम विदेशों में और जगहों पर किया है, उसी तरह से इस बजट में भी भारत को पूरी उम्मीद है कि इससे पब्लिक संतुष्ट रहेगी। किस फील्ड में कितना जाएगा, किस डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, अकॉर्डिंगली हो जाएगा, उसमें कोई वो घपला वगैरह नहीं होगा। जो भी गरीब है, जो भी हम डिजर्व करते हैं, हमें वो मिलेगा। बताया जाता है कि 1951 में वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश कर रहे CD देशमुख चिंता में थे कि पैसा कहां से लाएंगे, टैक्स लगाने का ऐलान कैसे करें। तो उन्होंने अपने बजट भाषण में एक कहानी सुनाई कि उन्हें एक गरीब किसान ने चिट्ठी लिखकर 5 रुपए देने की पेशकश की है। इस कहानी के जरिए उन्होंने ये कहा कि जब गरीब लोग सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं, तो बाकी क्यों नहीं। आज मंत्रियों को कम से कम टैक्स लगाने के लिए ऐसी कहानियों की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। दूसरे नंबर पर 7 बार बजट पेश करने का कीर्तिमान है, जो 5 वित्त मंत्रियों के पास है। जहां तक मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली का सवाल है, तो ये अंतरिम बजट समेत उनका 5वां बजट होगा। देखें ये कितना यादगार होता है। बजट बनाने से पहले अलग अलग क्षेत्रों के नुमाइंदों और जानकारों के साथ बैठकों के लंबे दौर होते हैं। ऐसे ही प्री बजट बैठकों के दौरान सरकार के पास रियल एस्टेट से जुड़े सुझाव आए। अगर ये अमल में आए तो आम लोगों के लिए अपना घर खरीदना आसान हो सकता है। रेट ऑफ हाउसिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, ताकि उसके बजट में घर आ सके। उसके पीछे रीजन क्या है? आज रोडी के हैं, बदरपुर के हैं, स्टील के हैं, सीमेंट के हैं, उसके भाव काफी बढ़ चुके हैं। वो तभी आम आदमी के बजट में आएगा जब आप बैंकिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें और उसको टैक्स का बेनिफिट उसको दे 5 लाख रुपए की तक की सैलरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है 2022 तक सबके लिए आवास। लेकिन पिछले कुछ समय में थोड़ा तो लोग बिल्डरों से परेशान रहे और बाकी नीतियों में उलझे रहे।
निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में आज की डेट में जीएसटी 12% लग रहा है, 1% टीडीएस कट रहा है, 7% उनका स्टैम्प ड्यूटी जा रहा है, 20% एड ऑन कॉस्ट हो रही है, जो बहुत समस्या आ रही है। अगर जीएसटी को 5% के दायरे में लेके आए और स्टैम्प ड्यूटी को भी थोड़ा कम करें तो सबसे अच्छी जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं वो समय से पूरा हो पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए वित्त वर्ष में करीब 20,000 करोड़ रुपए की फंड की मांग की गई है। भले ही लक्ष्य 2022 का हो, चुनाव से पहले का अंतिम साल होने के कारण ये वर्ष निर्णायक है। शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्री से आवंटन में 3 गुना बढ़ोतरी की मांग की है। ऐसा होने की सूरत में आम लोगों को सस्ता घर मिलने की शुरुआत इसी साल से हो सकती है। सर, हाउसिंग लोन पे जो ब्याज की छूट मिलती थी हमें, वो पहले 2 लाख मिलती थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसे 2 लाख से बढ़ा के 3-4 लाख कर दिया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर नोटबंदी और जीएसटी के झटकों से अभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाया है। पिछले साल जहां कम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, वहीं घरों की बिक्री भी घटी है और प्रॉपर्टी की कीमतों में भी कमी आई है। बेंगलुरु में घरों की बिक्री में 26% की कमी आई, चेन्नई में 20% की कमी आई, तो दिल्ली एनसीआर में बिक्री 6% गिरी है। हालांकि मुंबई और पुणे में मांग बाकी शहरों के मुकाबले बेहतर दिखी। लाजमी है कि इस क्षेत्र को जीवन दान की जरूरत है और अगर सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए गए तो इसका सीधा फायदा उन लोगों को पहुंच सकता है जो घर खरीदने की चाहत रखते हैं। रियल एस्टेट आज की तारीख में एक स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री बन चुके हैं, तो इन पे रिलीफ देने के लिए अगर इनको जीएसटी पे लाया गया और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हटाया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी आएगा और प्राइस गिरने का भी यहाँ पे चांसेस रहेगा। मुश्किलों से उबरने के लिए जो मांगे रियल एस्टेट सेक्टर ने रखी हैं, उनमें शामिल है इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा और 12 की जगह 6% जीएसटी। अगर वाकई ये मांगे मान ली गई तो कीमतों में बदलाव, ग्राहकों को स्थानांतरित किया जा सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां अनपढ़ आदमी को भी रोजगार मिलता है, बाकी कहीं आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा रियल एस्टेट को दे दिया जाए तो मेरे विचार से जीडीपी को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को धार देने के लिए वित्त मंत्री अहम घोषणाएं कर सकते हैं। पिछले साल भी इस योजना की ओर फोकस दिखा था। चूंकि समय कम है और लक्ष्य बड़ा, इस दिशा में उम्मीद लगाना गलत नहीं होगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग क्या बजट के बाद बुझेगी? सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, नियंता बदलते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई को लेकर जनता की शिकायतें नहीं बदलती। कांग्रेस राज में महंगाई से तंग आकर जिस जनता ने बीजेपी को चुना, उसके राज में भी महंगाई की उतनी ही शिकायतें हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो क्या इस बजट में वित्त मंत्री करेंगे लाइलाज महंगाई का इलाज? पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है, मैंने तो सुना है कि 100 तक भी जाएगा। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हाईएस्ट इन आवर कैरियर, और डीजल उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? में जो टमाटर थे वो करीबन 80 रुपए लेके आया था, उसके पहले 120 लेके आया था। तो हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, किसानों को तबाह कर दिया महंगा डीजल खरीदने। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? हेलो, दया करिए रेगुलेट करो। क्या अब की बार पेट्रोल होगा 100 के पार? क्या अब की बार डीजल की पड़ेगी मार? क्या अब की बार सबसे महंगी है सरकार? महंगाई एक ऐसा मोर्चा है जहां सरकार लगातार फिसलन भरी राह पर चलती हुई नजर आती है। 2014 में महंगाई पर अंतिम प्रहार के नारे के साथ जब मोदी सरकार आई तो उनके दावे थे और जनता की उम्मीदें थी कि सरकार महंगाई से निपटने का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगी।
लेकिन अब जबकि सरकार अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, महंगाई उसके सामने अब भी बड़ा मुद्दा बनकर खड़ी है। सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, अब खर्चा करना मुश्किल पड़ रहा है। पेट्रोल में सैलरी निकल जाती है, अब गरीब आदमी को तो दिक्कत ही हो रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है और कमाई का है नहीं बिल्कुल भी, तो उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ता ही है। अब डेली 200 रुपये का लगता है और अब लग रहा है 300 रुपये का, तो उससे फ़र्क पड़ता है। जिसकी मान लो तनख्वाह 10,000 रुपये है, वो अगर इधर महीने के अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा उसका। 2015 में दाल तिलहन के दामों में जब तेजी से उछाल आया तो सरकार ने दालों का बफर स्टॉक बनाने और समर्थन मूल्यों में वृद्धि करके कुछ हद तक दालों की कीमतों में होने वाली बेतहाशा महंगाई पर काबू पाया। लेकिन पेट्रोल डीजल के मामले में न सिर्फ उसे अब भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि विपक्ष के तीखे निशाने पर भी है। जब दुनिया में 25 बैरल कच्चे तेल के दाम हो गए अभी साल भर पहले, तब भी 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेच करके नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए की, लाख करोड़ रुपए की जेब काट ली साधारण लोग की। किसानों को तबाह कर दिया महंगा डीजल खरीदने के लिए। आम उपभोक्ता, गरीब किसान, छोटा व्यापारी सब इस बढ़ोतरी से दुखी है। सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इन वर्गों में विश्वास पैदा हो। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों की अनियमितता से बचने के लिए सरकार उसे जीएसटी के दायरे में ला सकती है। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई सरकार ऐसा करेगी? जीएसटी में पेट्रोल प्रोडक्ट्स को लाए, क्योंकि पेट्रोल को जब तक नहीं लाएगा, पेट्रोल में जो टैक्स जा रहा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी को नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस का वो कॉस्ट बन रहा है। कॉस्ट बनते ही प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है। तो पेट्रोल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम वाकई अपने अब तक के चरम पर हैं। उस पर से डराने वाली बात यह है कि कच्चे तेल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हो सकती है, और अगर वाकई ऐसा हुआ तो लोगों की आशंकाएं सच भी साबित हो सकती हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी तब कच्चे तेल के दामों में बेतहाशा कमी आई थी, लेकिन सरकार ने उस अनुपात में भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं की। 3 सालों के दौरान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लीटर से बढ़ाकर करीब 22 रुपए कर दी। इससे सरकार का राजस्व काफी बढ़ा, पर लोगों को शिकायत ये है कि दाम बढ़ने के वक्त सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दुहाई देती है, और जब अंतर्राष्ट्रीय दाम कम होते हैं तो वो फायदा लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता। डीजल उससे भी ज्यादा बढ़ गया, पिछले 1.5-2 महीने में 67 क्रॉस कर गया है, तो इट इज अफेक्टिंग एवरीबॉडी। आज स्थिति ये है कि मुंबई में पेट्रोल के दाम 80 रुपए को पार कर चुके हैं, जबकि डीजल प्रति लीटर 67 रुपए से महंगा बिक रहा है। दिल्ली में जनवरी के महीने में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए से ऊपर चली गई, जो अगस्त 2014 के बाद सबसे ऊंचा स्तर था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के लिए राज्य सरकारें भी कुछ हद तक जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि उनके राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल से आता है। 2016-17 में पेट्रोलियम सेक्टर ने सरकार के लिए 52 खरब रुपए का राजस्व जुटाया था। केंद्र और राज्यों के कुल राजस्व का 1/3 हिस्सा पेट्रोलियम सेक्टर से आता है। सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैसों को जीएसटी के अधीन करने की मांग की है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के गिरने की अभी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इसके अलावा दाम को काबू करने का भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। दुनिया में इस समय कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास है। अनुमान के अनुसार आने वाले समय में ये $70 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा के आकलन के अनुसार अगर कच्चे तेल का दाम $10 प्रति बैरल बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति 0.5 से 0.6% तक बढ़ेगी। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए ब्याज की दर बढ़ाएगा, यानी तेल की कीमत बढ़ेगी। और अगर अब कीमतों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक रूप से आसमान को छू जाएंगे, यानी पेट्रोल वाकई 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा सकता है। ऐसा हुआ तो सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खिसक सकती है। लिहाजा ये बजट वित्त मंत्री जेटली और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।
दरअसल महंगाई का सीधा सीधा रिश्ता पेट्रोल डीजल के दामों से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो माल के खेत से बाजार तक पहुंचने तक की प्रक्रिया महंगी हो जाती है। क्योंकि किसानों के समर्थन मूल्य तय होते हैं तो उन्हें लागत वसूली में दिक्कत होती है और बाजार अपने हिसाब से भाव तय करता है, जिसका सीधा बोझ आम जनता की जेब पर पड़ता है। मसलन इस वक्त अगर अनाज के दाम काबू में हैं तो सब्जियों में प्याज टमाटर के दाम झटका दे रहे हैं और आलू सड़कों पर लुढ़क रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, दामों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो अगर आम घरेलू बजट बिगाड़ती है तो सरकार की सेहत पर भी असर जरूर डाल सकती है। और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। टमाटर इतना महंगा हो गया है, कभी 10 रुपए किलो तो कभी 30 रुपए 40 रुपए किलो, अभी बीच में 60 रुपए किलो, 25 रुपए किलो चावल मिलती है, दाल भी 25 रुपए मिलती है, अभी तो 100, 125, 150, 200 तक पड़ता है। पिछले साल 40 रुपए की जो चावल था वो आज 70 रुपए में है। आज तक ने जनता का मूड समझने के लिहाज से हाल ही में एक सर्वे करवाया और महंगाई के मुद्दे पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा। परिणाम सरकार के पक्ष में नजर नहीं आए। इंडिया टुडे कार्बी इनसाइट्स ओपिनियन पोल के अनुसार 23% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा घोषित किया। 69% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जरूरी उपभोक्ता सामग्री की कीमतों में इजाफा हुआ। 21% लोगों ने कहा है कि कीमतें जस की तस हैं। 8% लोगों का ये दावा है कि कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। कई मोर्चों पर मोदी सरकार से जनता खुश है, जिसकी वजह से महंगाई के मुद्दे विस्फोटक होने के बावजूद सड़कों पर उसका असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जनता के सब्र को इस बजट में जगह देनी ही होगी ताकि उनका भरोसा सरकार पर बना रहे। मोदी सरकार का कार्यकाल 2019 में पूरा हो रहा है, लेकिन उनके अधिकतर लक्ष्य 2022 के हैं। इनमें देश के किसानों की इनकम दोगुना करने का भी लक्ष्य है। जमीनी हकीकत यह है कि अभी हम किसानों के डबल तनख्वाह की स्थिति से कोसों दूर हैं। पिछले बजट में कोशिशें दिखी थी, लेकिन अमल में लाने की कोशिशों में प्रशासनिक सुस्ती भी दिखी। ऐसे में गुजरात चुनावों में ग्रामीण इलाकों में सिमटती पैठ को खतरे की घंटी मानते हुए इस बार बजट के प्रो फार्मा होने की अटकलें हैं। हमारा किसान देश में इतना पिछड़ा हुआ है, किसान को लागत जो किसान लगाता है उसके हिसाब से लाभ नहीं मिलता किसान को। फसल के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, रेट वही है। डीएपी का रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, रासायनिक दवाइयों का रेट बढ़ गया। अभी 80 रुपए लीटर पेट्रोल लेने जाएं तो हमको कितने मक्का देना पड़ेगी? उसको 10 किलो मक्का देना पड़ेगा 8 रुपए किलो के हिसाब से। जब 1 लीटर पेट्रोल देता है, खेत में जाते आते खत्म हो जाए। दूध के भाव भी 25, 26, 5 रुपये फेट, 5 रुपये फेट के हिसाब से 25 रुपये बनता है। 20 रुपये लीटर का आदमी बिस्लरी का पानी पीता है, वो महंगा नहीं लगता। 2019 के चुनावों से पहले भी इस साल 8 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, लिहाजा कृषि क्षेत्र की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। संकेत है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवंटन 13,000 करोड़ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान बेहद कम प्रीमियम देकर फसल नुकसान होने पर पूरा मुआवजा ले सकते हैं। सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मांग पर भी मुहर लगाई जा सकती है। किसानों की ये मांग काफी समय से लंबित है। वित्त मंत्री अपने मुंह से कहें, जो कि इनकी पार्टी ने कहा था, कि किसान को लागत पे 50% जोड़ के उसका दाम सरकार एमएसपी की तरह डिक्लेयर करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, स्वामीनाथन आयोग ने कहा था, इन्होंने खुद लिख के वायदा किया हुआ है, लागू कर दें। नंबर 2, एमएसपी की खाली घोषणा ना करें, सचमुच खरीद करें। खरीद नहीं होती, घोषणा हो जाती है, खरीद नहीं होती है। नंबर 3, किसान लोन से दबा हुआ है। एक बार अगर आपके पास इनको विजय मल्ल्या को बर्बाद करने के पैसे हैं, अडानी अंबानी को देने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं, तो भाई किसान को एक बार एक मुश्त किसान उसका कर्जे से मुक्त कर दिया जाए उसको। कृषि क्षेत्र पर पैसे लुटाने के लिए इसी क्षेत्र के एक दूसरे तबके पर वसूली के लिए नजर होने की भी खबर है। आर्थिक सर्वे 2016-17 के अनुसार देश में 5 करोड़ 38 लाख आयकरदाता हैं, जबकि 4 लाख आयकरदाताओं ने खेती से होने वाली आय के नाम पर छूट की मांग की। गौरतलब है कि खेती से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता, पर दिलचस्प ये है कि 2,746 किसानों की सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक होने के बावजूद उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता।
इन नियमों की आड़ में कई कॉर्पोरेट भी टैक्स बचाते हैं और नियमों में उलझाकर सब्सिडी का भी इस्तेमाल करते हैं। इस दफा जिन सुझावों पर संजीदगी से विचार हो रहा है उनमें सुपर रिच किसानों को टैक्स के दायरे में लाने की बात है, तो सब्सिडी को भी केवल छोटे और मंझोले किसानों तक सीमित रखने का सुझाव भी। लेकिन अगर किसानों के हित में वाकई कदम उठाने हैं तो घोषणा के बाद अमल तक की जिम्मेदारी उठानी होगी। बजट से जुड़ती संभावनाओं पर यह था श्वेत पत्र। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।